हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जाएंगे। जी हां, यदि बहुविकल्पी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं भूगोल से, यानी सामाजिक विज्ञान के भूगोल से, तो आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आज के इस वीडियो में कराऊंगा और आप सभी लोग इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करके भी बताते रहिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है यहां पर, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? पहला विकल्प है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा विकल्प है लाल मिट्टी और चौथा विकल्प है बलुई मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? मैंने इस प्रश्न को याद करने का तरीका भी बताया है, का से कपास और का से काली मिट्टी। थोड़ी सी ट्रिक आप समझ सकते हैं इसको। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में भी आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? चाय की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? पहला विकल्प है लाल मिट्टी, दूसरा विकल्प है पर्वतीय मिट्टी, तीसरा है जलोढ़ मिट्टी और चौथा विकल्प है लैटराइट मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? पर्वतीय मिट्टी होती है। आपने देखा होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में ही चाय की उपज होती है, यानी चाय की खेती की जाती है। तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? पर्वतीय मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न कह रहा है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? पहला विकल्प है पवन द्वारा, दूसरा विकल्प है नदी द्वारा, तीसरा विकल्प है हिमानी द्वारा, चौथा विकल्प है ज्वालामुखी द्वारा। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है नदी द्वारा। किसके द्वारा? नदी द्वारा, क्योंकि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है उसे ही कहते हैं कैसी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। यानी जल के साथ जो बहकर आती है वही जलोढ़ मिट्टी कहलाती है और इस मिट्टी पर सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन होता है, क्योंकि यह मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से कौन अजैवीय संसाधन है? यहां पर पहला विकल्प है चट्टानें, दूसरा विकल्प है पशु, तीसरा विकल्प है पौधे और चौथा विकल्प है मछलियां। तो आप सभी इन प्रश्नों का आंसर भी कमेंट करते जाओ और वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर जरूर बता देना कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन अजैवीय संसाधन है? तो जिन संसाधनों में किसी भी प्रकार का जीव नहीं होता, मैंने आपको पढ़ाया भी है, जिस संसाधन में किसी भी तरह का जीव नहीं होता अर्थात निर्जीव होते हैं, वह कैसे संसाधन कहलाते हैं? अजैवीय संसाधन कहलाते हैं। यहां पर जो चट्टानें हैं ये क्या हैं? अजैवीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पशु, पौधे और मछलियां ये जैवीय संसाधन हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन अजैवीय संसाधन है? राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चट्टानें। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड, दूसरा विकल्प है गुजरात, तीसरा विकल्प है राजस्थान और चौथा विकल्प है बिहार। तो किस राज्य में
काली मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? गुजरात राज्य में। यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? पहला विकल्प है यहां पर गहन खेती, दूसरा विकल्प है वनोन्मूलन, तीसरा विकल्प है अत्यधिक सिंचाई और चौथा है अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, भूमि एक संसाधन है। भूमि एक संसाधन है, किस प्रकार का संसाधन है? क्या मानव निर्मित है या प्राकृतिक है, सौर ऊर्जा से निर्मित है या कोई नहीं? तो भूमि एक कैसा संसाधन है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि भूमि को प्राकृतिक ने यानी प्रकृति ने बनाया है, भूमि को मनुष्य ने नहीं बनाया, और ना ही भूमि सौर ऊर्जा से निर्मित हुई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। कौन है जो मिट्टी का प्रकार नहीं है? पहला है विकल्प काली, दूसरा है विकल्प पीली, तीसरा विकल्प है सीमेंट और चौथा विकल्प है लैटराइट। तो काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, लैटराइट मिट्टी भी होती है, लेकिन जो सीमेंट होती है यह किसी भी प्रकार की मिट्टी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट जो है यह किसी भी तरह की मिट्टी नहीं है। तो आप वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में, और मैं आपसे बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि आप इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लें, क्योंकि अब सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को पढ़ने का समय बचा है जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आलतू फालतू के प्रश्नों को आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आता रहूंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले हैं। यहां पर अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न क्या है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प है असम, दूसरा विकल्प है ओडिशा, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है मध्य प्रदेश। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। कहां पर सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किसके साथ संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? पहला विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों मृदा संरक्षण से, दूसरा है वन संरक्षण से, तीसरा है जल संरक्षण से, चौथा है मध्य प्रदेश। यहां पर यह थोड़ा ऑप्शन यहां पर गलत लिखा हुआ है, आपको इन्हीं में से बताना है, तीन में से कौन सा सही हो जाएगा। क्या मृदा संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन, या वन संरक्षण से, या जल संरक्षण से? तो मैंने आप सभी को बताया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। और चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी, सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा चलाया गया था चिपको आंदोलन। यदि प्रश्न आ जाता है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? प्रश्न का पहला विकल्प है ताप्ती नदी, दूसरा विकल्प है कोसी नदी, तीसरा विकल्प है महानदी और चौथा विकल्प है यहां पर गोदावरी नदी। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। याद करने की ट्रिक क्या है? हीरा जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी महत्वपूर्ण वस्तु होता है, या धातु कह सकते हैं आप, इसलिए याद आप कर सकते हैं हीराकुंड महानदी। हीराकुंड महानदी
पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है यहां पर सलाल बांध, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यह प्रश्न तो कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है। सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? पहला है विकल्प मेरे प्यारे विद्यार्थियों महानदी, दूसरा विकल्प है चिनाब, तीसरा विकल्प है सतलुज और चौथा विकल्प है कृष्णा। तो सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है या स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब। यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बांधों को भी कहा जाता है, यानी यहां पर है रिक्त स्थान और इसमें क्या भरना है, यानी बांधों को और भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। दूसरा विकल्प है जल स्रोत, तीसरा विकल्प है बाढ़ नियंत्रण का उपाय और चौथा विकल्प है जल का भंडार। तो बांधों को और किस नाम से जाना जाता है? यानी बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? पहला विकल्प है यहां पर महात्मा गांधी, दूसरा विकल्प है इंदिरा गांधी, तीसरा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू और चौथा विकल्प है यहां पर विनोबा भावे। तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूदान आंदोलन आरंभ किया गया था विनोबा भावे जी के द्वारा। यहां पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? पहला है विकल्प ओडिशा, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है बिहार और चौथा है यहां पर असम। तो निम्न में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य एक ऐसा राज्य है जो दिए गए विकल्पों में से जूट का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट और यह कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर तैयार करके जाना। प्रश्न क्या है कि ऑपरेशन फ्लड या लिखा होगा प्रश्न में श्वेत क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? पहला है विकल्प नमक उत्पादन से, दूसरा विकल्प है ऊन उत्पादन से, तीसरा विकल्प है दुग्ध उत्पादन से और चौथा विकल्प है चीनी उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? श्वेत यानी सफेद और सफेद क्या होता है? दूध होता है, यानी श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लेना, क्योंकि यदि आप भी लाना चाहते हो सामाजिक विज्ञान में 70 में से 65 प्लस अंक या 70 में से 70 अंक, तो आप अपनी नोट्स जरूर बनाते रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। इन प्रश्नों को जरूर याद करते रहिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? पहला है विकल्प कपास, दूसरा विकल्प है जूट, तीसरा विकल्प है प्राकृतिक रेशम और चौथा विकल्प है यहां पर इनमें से सभी। तो कौन सी फसल है जो रेशेदार फसल के अंतर्गत आती है? कपास भी है, जूट भी है और प्राकृतिक रेशम भी है, यानी यहां पर राइट आंसर क्या है? इनमें से सभी। ये सभी फसलें रेशेदार फसलों के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है यहां पर निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प दिया गया है गेहूं, दूसरा है चना, तीसरा है गन्ना और चौथा है मूंगफली। तो निम्न में से कौन सी फसल रोपण फसल के अंतर्गत आती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? गन्ना, क्योंकि गन्ना जो होता है गन्ने की रोपाई होती है, गन्ना रोप कर बोया जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड में स्थित कोडरमा
किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? पहला विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों बॉक्साइट, दूसरा विकल्प है यहां पर अब्रक, तीसरा विकल्प है लौह अयस्क और चौथा विकल्प है तांबा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है रानीगंज कोयले की खान स्थित है। रानीगंज कोयले की खान कहां स्थित है? पहला विकल्प है पश्चिम बंगाल में, दूसरा विकल्प है बिहार में, तीसरा विकल्प है झारखंड में और चौथा विकल्प है उड़ीसा में। तो रानीगंज कोयले की खान कहां स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आप सभी इन प्रश्नों का आंसर कमेंट भी करते रहो। जी हां, आप सभी इन प्रश्नों का आंसर कमेंट भी करते रहिएगा। प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि रानीगंज कोयले की खान कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न कह रहा है मुंबई हाई प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए या पर्यटन स्थल के लिए या पर्वतीय चोटी है इसलिए या खनिज तेल के लिए? तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल के लिए। यहां पर चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? राइट आंसर क्या होगा? आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में और इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दिए गए विकल्पों में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां स्थित है? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। पहला विकल्प है उत्तराखंड, दूसरा विकल्प है तमिलनाडु, तीसरा विकल्प है हिमाचल प्रदेश और चौथा विकल्प है राजस्थान। तो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तमिलनाडु। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का? तमिलनाडु में भारत का पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है झरिया प्रसिद्ध है। झरिया प्रसिद्ध है तो झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है यहां पर आप ध्यान दीजिएगा लौह अयस्क के लिए, दूसरा विकल्प है कोयला के लिए, तीसरा विकल्प है तांबा के लिए और चौथा विकल्प है बॉक्साइट के लिए। तो झरिया प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? झरिया प्रसिद्ध है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा किसके लिए? कोयला के लिए। झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और अगला जो प्रश्न है यह भी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? पहला विकल्प है सौर ऊर्जा, दूसरा विकल्प है कोयला, तीसरा विकल्प है यहां पर पवन ऊर्जा और चौथा विकल्प है ज्वारीय ऊर्जा। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा है जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर है यहां पर कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कौन सा है? कोयला है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? पहला विकल्प है वायु सेवा, दूसरा विकल्प है रेल सेवा, तीसरा विकल्प है दूरदर्शन और चौथा विकल्प है जल सेवा। तो दिए गए विकल्पों में से कौन संचार का माध्यम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरदर्शन। दूरदर्शन के द्वारा हम कहीं से भी अपनी बात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर कि भारत में निम्नलिखित वस्तुओं में से सबसे अधिक किस वस्तु का निर्यात किया जाता है? पहला विकल्प है चाय, दूसरा विकल्प है यहां पर खाद्यान्न, तीसरा विकल्प है पेट्रोलियम और चौथा विकल्प है लौह अयस्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि भारत में निम्नलिखित वस्तुओं में से सबसे अधिक किस वस्तु का निर्यात किया जाता है? इसका राइट आंसर है यहां पर चाय। राइट आंसर क्या है? चाय।
चाय का भारत अधिक निर्यात करता है अन्य देशों को, यानी चाय को अन्य देशों में बेचा जाता है भारत के द्वारा। अगला प्रश्न है कौन सा पत्तन देश के पूर्वी तट पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में भी आ चुका है, इसलिए आप जरूर तैयार कर लेना। कौन सा पत्तन या बंदरगाह, यहां पर पत्तन लिखा हो या बंदरगाह लिखा हो, देश के पूर्वी तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला विकल्प है कांडला, दूसरा विकल्प है कोच्चि, तीसरा विकल्प है मुंबई और चौथा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों विशाखापत्तनम। तो राइट आंसर भी विशाखापत्तनम है, क्योंकि यह देश के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? पहला विकल्प है दो देशों के मध्य, दूसरा विकल्प है दो प्रदेशों के मध्य, तीसरा विकल्प है दो नगरों के मध्य और चौथा विकल्प है दो गांवों के मध्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विदेशी व्यापार जो होता है यह होता है दो देशों के मध्य। जब तो विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? दो देशों के मध्य विदेशी व्यापार होता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को सामाजिक विज्ञान के भूगोल से, जी हां भूगोल से जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे मैंने सभी को करवा दिया है, और इसके पहले के वीडियो में मैंने सामाजिक विज्ञान के इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी से रिलेटेड आपको वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और आप जरूर देख लें, इन प्रश्नों को जरूर लिख लें और साथ ही इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।